Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to start the first chapter of your book, and the name of the chapter is My First Steps. Alright? मैं आज की वीडियो में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग दूंगा और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देने हैं वो भी बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो देखिएगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपने रजिस्टर नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अब वीडियो में स्टार्ट करता हूं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी है सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो एक बहुत बेहतरीन कमाल के क्रिकेटर है, इसलिए भी कि वो बहुत एक अच्छे इंसान हैं। और आज की इस कहानी में उन्होंने अपने बारे में हमको कुछ ऐसी डिटेल्स दी जो हमको नहीं मालूम थी। आज इस चैप्टर को पढ़ के आप सुनील गावस्कर जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। ना देर करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। आई मे नेवर हैव बिकम, तो आई से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहानी खुद सुनील गावस्कर बोल रहे हैं। इस कहानी के नरेटर भी सुनील गावस्कर ही हैं। आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर एंड दिस बुक वुड सर्टेनली नॉट हैव बीन रिटन। अब यहाँ पे वो सुनील गावस्कर कहते हैं, ना मैं कभी क्रिकेटर बन पाता और ना ये किताब कभी लिख पाती। इफ एन ईगल आइड रिलेशन, ईगल आइड का मतलब है अलर्ट, ईगल आइड रिलेशन मिस्टर नारायण मनसुखे had not come into my life the day I was born। मतलब सुनील गावस्कर जी का कहना है कि 10 जुलाई 1949 को जिस दिन मैं पैदा हुआ तो मुझ पर ईगल आई ना पड़ती। किसकी? मिस्टर नारायण मसूरेकर की, जिनको आगे आपको पता चलेगा कि ये प्यार से नान काका बुलाते थे। तो ईगल आइड का मतलब होता है अलर्ट, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना। और ईगल आइड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया यह आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चल जाएगा। इट सीम्स दैट नान काका, मैंने आपको बताया था मिस्टर नारायण मसूरेकर को सुनील गावस्कर प्यार से नान काका बुलाते थे। नान काका, एज आई कॉल हिम, जैसे कि वो उनको बुलाते थे। हु हैड कम टू सी मी इन हॉस्पिटल, जो मुझको देखने आए हॉस्पिटल में। ऑन माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड, ऑन माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड मीन्स जिस दिन सुनील गावस्कर का जन्म हुआ उसी दिन। नोटिस्ड अ लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब, और जिस दिन वो पहली बार आए तो आपको याद होगा ईगल आइड वर्ड, जिसको मैंने थोड़ा स्पेसिफिक आपको बताया था। यहाँ पे उसका मतलब यही है कि जब वो आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने एक होल नोटिस किया ऊपर मेरे लेफ्ट कान के पास, और यहाँ पे जो LOBE वर्ड लिखा है इसका मतलब है द सॉफ्ट फ्लैशी लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। मेरे कान लेफ्ट ईयर के लोब में एक होल था, एक छेद था, जो मिस्टर नारायण मसूरेकर, जिनको मैं नान काका बुलाया करता था, उन्होंने नोटिस किया। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन, और दूसरे दिन वह फिर से आए। एंड पिक्ड अप द बेबी लाइंग ऑन द क्रिब। आपने देखा होगा अस्पताल में बच्चों को क्रिब मतलब पालना, उसमें लेटाया जाता है। क्रिब का दूसरा वर्ड है क्राडल या कॉट। वो आए और उन्होंने बेबी को, बच्चे को, मतलब कि मैं अपने आप की बात कर रहे हैं सुनील गावस्कर, उन्होंने उसको क्रिब से उठाया। नेक्स्ट टू माई मदर, मैं कहाँ था? मैं अपनी माँ के बगल में था। टू हिज अटर हॉरर, अटर का मतलब टोटली कंप्लीटली, टू हिज अटर हॉरर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन द लेफ्ट ईयर लोब। आपको याद होगा मैंने आपको जैसा बताया
कि जब पहले दिन जिस दिन सुनील गावस्कर का जन्म हुआ, जब मिस्टर नारायण मसूरेकर आए थे, तो उन्होंने क्या नोटिस किया था कि बेबी के लेफ्ट ईयर लोब में होल है, और जब वो दूसरे दिन आए तो बच्चे के नेक्स्ट ईयर लोब में होल था ही नहीं। A frantic search of all the crypts in the hospital followed. Frantic का मतलब है worried। उसके बाद जब उन्होंने बताया कि बेबी के तो लेफ्ट ईयर लोब में होल ही नहीं है, तो पूरे अस्पताल में जितने भी क्रिप्स थे, जितने भी पालना थे, सब में मुझको ढूंढा जाने लगा। And I was eventually located sleeping blissfully beside a fisherwoman. और मैं फाइनली कहाँ मिला सोते हुए? बहुत ही आराम से एक फिशर वुमेन के बगल में। तो यहाँ पे इवेंचुअली का मतलब है फाइनली, ब्लिसफुली का मतलब है रिलैक्सिंग, बिसाइड का मतलब है नियर। अब फिशर वुमेन कौन होती हैं? जो कि मछलियाँ पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं, जिन्हें हम हिंदी में मछुआरे कहते हैं। उसके बाद देखिए, टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द कमोशन आई हैड कॉज्ड, और मेरे लिए जो इतना ज़्यादा सर्च हो रहा था, ढूंढ रहे थे सब लोग मुझे, जिसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 2 ही दिन तो मुझे हुए थे इस दुनिया में आए। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि फिशर वुमेन मैंने आपको बताया, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं आ वुमेन हु कैचेस फिश स्पेशली फॉर अ लिविंग। ऑब्लिवियस का मतलब है अनअवेयर, अनइन्फॉर्म्ड, और कमोशन का मतलब है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मिक्सअप मतलब ये जो बच्चों की अदला बदली हुई थी, जो बच्चे आपस में बदल गए थे, इट अपीयर्स फॉलोड आफ्टर द बेबीज हैड बीन गिवन देयर बाथ। तो क्या पता चला? जब सारे बच्चों को नहलाया जा रहा था, तभी बच्चे आपस में मिक्सअप हो गए। अब ये जो पैराग्राफ पैसेज 1 सेक्शन 1 हमने कंप्लीट किया, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि what 2 things would not have happened if Gavaskar's uncle had not visited him in the hospital? वो कौन सी 2 चीजें होती अगर गावस्कर के अंकल हॉस्पिटल में उनसे मिलने ना जाते तो? ऑलराइट, आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? द ऑथर वुड नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर नॉर कुड ही हैव एवर रिटन अ बुक। अगर ऐसा होता तो सुनील गावस्कर ना ही कभी क्रिकेटर बन पाते और ना ही कभी कोई बुक लिख पाते। अगर मिस्टर नारायण मसूरेकर, जिनको वो प्यार से नानका का बुलाते थे, अगर वो कभी हॉस्पिटल पहले दिन जिस दिन उनकी बात हुई उनसे मिलने ना जाते तो? एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो हम देखते हैं। जैसे कि वॉट डिस्टिंग्विश बर्थ मार्क वॉज गावस्कर बॉर्न विथ? जब गावस्कर का जन्म हुआ तो उनके शरीर पे से कौन सा मार्क था जो उनको सबसे अलग करता था? आंसर आप दे सकते हैं, गावस्कर वॉज बॉर्न विथ अ होल ऑन द अपर पार्ट ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लोब। मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको लिखा है ताकि एग्जाम में लिखते वक्त आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने यहां पे आपके लिए दिया है, व्हाट हॉरिफाइंग थिंग गावस्कर्स अंकल डिस्कवर्ड ऑन हिज नेक्स्ट विजिट? जब गावस्कर के अंकल जब दूसरे दिन आए तो उन्होंने क्या चीज महसूस करी, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या देखा? Answer, Gavaskar's uncle discovered that the child did not have that hole in the upper part of his left ear. और उन्होंने किस चीज का पता लगाया? कि बच्चे के लेफ्ट ईयर लोब में होल है ही नहीं। ये वो बच्चा है ही नहीं जिसको उन्होंने पहले दिन देखा था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
वेयर वॉज गावस्कर एज अ बेबी लोकेटेड, वो मिले कहां हमें? आंसर, गावस्कर वॉज डिस्कवर्ड स्लीपिंग बिसाइड अ फिशर वुमेन इन द हॉस्पिटल। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आंसर दिया है ताकि आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन हैविंग वेरी शार्प आईज। उनकी आंखें बहुत तेज थी, उन्होंने पहली बार आते ही मुझे नोटिस कर लिया कि मेरे लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है, तो वो वर्ड था ईगल आइड। आंसर देखिए, ईगल आइड लिखा हुआ है। दूसरा, इतना जब ज्यादा शोर हो रहा था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। आंसर देखिए लिखा हुआ है, ब्लिसफुली ऑब्लिवियस। इन्हें ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो आपको आसानी होगी आंसर देने में। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। प्रोविडेंस हैड हेल्प मी टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी। प्रोविडेंस का मतलब मेथड, लॉ। रिटेन का मतलब कंटिन्यू टू हैव समथिंग, स्टॉप, क्लॉग। और इस तरीके से उनको उनकी ट्रू आइडेंटिटी, उनको उनकी पहचान वापस मिली कि वो सुनील गावस्कर हैं। एंड इन द प्रोसेस द कोर्स ऑफ माई लाइफ, एंड इन द प्रोसेस चार्टर द कोर्स ऑफ माई लाइफ। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसीजर या प्रोग्रेस। चार्टर का मतलब होता है फैसिलिटी, कन्वीनियंस, कंफर्ट। इस तरीके से उनकी जिंदगी में फिर आगे बढ़ी। आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ नेचर हैड नॉट मार्क्ड मी आउट। और मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, अगर नेचर ने मुझे बिल्कुल अलग ना किया होता तो उस दिन क्या होता। एंड गिविंग मी माई गॉड by giving me that small hole on my left ear lobe। और वो चीज क्या थी? स्मॉल लेफ्ट ईयर में लोब में जो होल था। एंड इफ नान काका हैड नॉट नोटिस दिस एबनॉर्मेलिटी, और अगर नान काका ने ये एबनॉर्मेलिटी नहीं नोटिस की होती तो क्या होता? तो अगेन एबनॉर्मेलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया जिसका मतलब है एन एबनॉर्मल फीचर, characteristics typically in a medical context। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड्स एग्जाम में आ सकते हैं। परहैप्स का मतलब होता है शायद, मे बी, परचांस। आई वुड हैव ग्रोन अप टू बी एन ऑब्सक्योर फिशरमैन। अगर उस दिन नान काका मुझे नोटिस ना करते, मुझे ध्यान से ना देखते, मेरी एबनॉर्मेलिटी को ना पहचानते, तो मैं शायद किसी फिशरमैन क्या होता और टॉयलिंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट, और कहीं मेहनत कर रहा होता किसी वेस्ट कोस्ट में जहां पे मछुआरे करते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे कि ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट डिस्कवर्ड या अनसर्टेन, और टॉयलिंग का मतलब है वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। And what about the baby who for a spell took my place? और उस बच्चे का क्या होता जो गलती से जिसने मेरी जगह ले ली थी? I do not know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book। और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि वो उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। क्या कभी इन फ्यूचर भविष्य में वो ये किताब पढ़ेगा भी? I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in Sunil Gavaskar। मैं बस यही आशा कर सकता हूं कि अगर कभी भी आगे चलकर वो पढ़ता है, उसका इंटरेस्ट आता है, तो उसको सुनील गावस्कर के बारे में जरूर पता चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैसेज से भी मैंने आपको दिए हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रोविडेंस हेल्प द ऑथर? उनकी पहचान उन्हें कैसे वापस मिली? आंसर, प्रोविडेंस हेल्प द ऑथर इन रिटेनिंग हिज आइडेंटिटी एज ही वॉज बोर्न विथ अ होल इन द अपर पार्ट ऑफ हिज लेफ्ट ईयर। एक और क्वेश्चन देखिए, what would have happened if his uncle had not noticed the abnormality of the child? अगर सुनील गावस्कर के अंकल
मिस्टर नारायण मासुरेकर, जिनको वो प्यार से नान काका बुलाते हैं, अगर उन्होंने वो एबनॉर्मलिटी नहीं देखी होती तो क्या होता? आंसर, द ऑथर वुड हैव लेड ऑब्स्क्योर लाइफ ऑफ अ फिशरमैन समवेयर ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो सुनील गावस्कर किसी फिशरमैन के यहां वेस्ट कोस्ट में मेहनत करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। Which thing has been referred as the guard provided by nature? जो शब्द गार्ड था जो नेचर ने उनको दिया था, उसका मतलब क्या था? आंसर, the hole on the left earlobe of the child has been referred to as the guard from nature. एक और देखते हैं, find two words, just a second. What hope does the author express? क्या उन्होंने होप दिखाई, आशा दिखाई? आंसर, द ऑथर होप दैट द चाइल्ड हु हैड बीन स्वैप्ड विथ हिम, जो बच्चा उनसे बदल दिया गया था, वुड बी मोर इंटरेस्टेड नाउ इन द पर्सन कॉल्ड सुनील गावस्कर। अब उसको सुनील गावस्कर में ज्यादा इंटरेस्ट होगा जब उसको इनके बारे में पता चलेगा। फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज अननोन, ऑब्स्क्योर, a brief period, a spell. अब हम लोगों ने 2 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, अब तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। My most vivid recollection of my childhood cricket playing days is the time I almost broke my mother's nose. अब यहां पे vivid का मतलब है producing powerful feelings और strong clear images in the mind. अब सबसे ज्यादा उन्हें जो चीज याद आती है जब वो क्रिकेट खेला करते थे कि उन्होंने अपनी मां की जो नाक थी उसको नुकसान पहुंचाया था। कैसे, हम आगे देखते हैं। शी यूज्ड टू बॉल टू मी इन द स्मॉल गैलरी। उनकी मां उन्हें बॉलिंग किया करती थी गैलरी में। गैलरी शब्द का मतलब समझ लीजिए कॉरिडोर, पैसेज वे, वेरांडा, पोर्च, पोर्टिको, इन सारे नाम से आप इस गैलरी शब्द को जानते होंगे। तो उनकी मां उन्हें बॉलिंग क्या करती थी गैलरी में, ऑफ आवर हाउस, उनके घर के अंदर जो थी। एंड व्हेन वी प्लेड अ डेली मैच, जहां पे हम अपना डेली मैच खेलते थे, किससे? टेनिस बॉल से। टेनिस बॉल से हम सब ने क्रिकेट खेला होगा। आप जिसे कैनवस की बॉल कहते हैं, जो एक कपड़े से बनी हुई गेंद होती है, उसे हम टेनिस बॉल, कैनवस बॉल कहते हैं। सिंस द एरिया वॉज स्मॉल शी वुड नील टू बॉल, जबकि वो एरिया बहुत छोटा था तो भी वो धीरे से मुझे बॉलिंग किया करती थी। और रेदर लॉब इन अ हाई द बॉल टू मी, और बॉल उछाल के भी दिया करती थी। आई हिट वन स्ट्रेट बैक एंड कॉट हर बैंग ऑन द नोज, और मैंने एक शॉट बहुत तेजी से मारा और जिससे वो बॉल सीधा उनकी नाक में जाके लगी, विच स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसके बाद उनकी नाक से खून बहने लगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग हम देखते हैं, जैसे कि वर्ड यहां पे है LOB, लॉब। लॉब का मतलब है थ्रो और हिट अ बॉल, और मिसाइल इन अ हाई आर्क, मतलब बॉल को कस के हिट करना। और यहां पे बैंग का मतलब है अ सडन लाउड नॉइज, जब कोई चीज अचानक किसी से चीज से जाके जब टकराती है तो जो आवाज निकलती है उसे हम कहते हैं बैंग। ऑल्दो इट वॉज अ टेनिस बॉल, जबकि वो बॉल टेनिस बॉल थी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ अस वॉज वेरी शॉर्ट, मगर गैलरी है, गैलरी हम सबके घर में बहुत ज्यादा बड़ी तो होती नहीं, तो डिस्टेंस भी मेरी और मेरी मां के बीच में बहुत कम था। विच अकाउंट्स फॉर द फोर्स विथ विच द बॉल हिट हर, जिसकी वजह से वो बॉल का जो फोर्स था वो बहुत तेजी से जाके उनकी नोज पर हिट करती है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे कि अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब है रीजन, कारण, कॉज। आई वॉज फ्राइटेड, मैं डर गया, घबरा गया, बट शी शक्ड इट ऑफ, उन्हें बस अपना उन्होंने एक झटका दिया अपने आप को,
वॉश्ड हर फेस, अपना चेहरा धोया, एंड द ब्लीडिंग स्टॉप, और खून बहना बंद हो गया, एंड वी कंटिन्यूड द गेम, और हमने फिर से खेलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आप सुनील गावस्कर की माँ की क्वालिटी के बारे में भी जान सकते हैं कि कितनी करेजियस और कितनी मोटिवेटिंग लेडी थी वो। तो यहां पे जो फ्राइटेंड वर्ड है उसका मतलब है अफ्रेड और एंशियस। शर्ट का मतलब है रेस वंस शोल्डर स्लाइटली एंड मोमेंटरीली टू एक्सप्रेस डाउट, इग्नोरेंस और इंडिफरेंस। वो शॉट जो उनकी नाक पे अचानक आके लगा, उन्होंने उसको जस्ट इग्नोर किया, अपना मुंह धोया, ब्लीडिंग रुकी और फिर से खेलना स्टार्ट किया। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इट वॉज ओनली फॉरवर्ड डिफेंस फॉर मी। और पूरे दिन बस मैं शॉट नहीं मार रहा था, बस उन्हें डिफेंस कर रहा था ताकि फिर से वही गलती मुझसे ना हो। आई रिस्ट्रेन्ड माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैकिंग शॉट। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेफ्टी। और रिस्ट्रेंट का मतलब है प्रेशराइज्ड, कंप्रेस्ड। मतलब सुनील गावस्कर ने जो शॉट मारा जो उनकी मां की नाक में जाके लगा, उसके बाद पूरे दिन वो सिर्फ इस तरीके से खेलते रहे कि उन्हें सिर्फ अपनी मां को बचाना है, कोई शॉट नहीं मारना है। यह प्रेशर था उनके ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि व्हाट रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन मतलब मेमोरीज, यादें, डज द ऑथर, ऑथर कौन, सुनील गावस्कर, हैव अबाउट हिज चाइल्डहुड क्रिकेट प्लेइंग डेज। आंसर क्या है, द ऑथर हैज अ रिकलेक्शन ऑफ एन इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, when he almost broke his mother's nose। एक और क्वेश्चन देखते हैं, how did the mother hurt her nose? Answer, the mother got hurt when a shot of the author's bat caught her bang on the nose। एक और क्वेश्चन देखते हैं, why was the author frightened? वो घबरा क्यों गए, डर क्यों गए? The author was frightened as his mother's nose was badly bleeding। खून बहता हुआ देखकर वो घबरा गए। How did the author play after this incident? इस घटना के बाद ऑथर ने कैसे गेम खेला? Answer, the author did not play any attacking shot। उन्होंने कोई भी अटैकिंग शॉट नहीं खेला आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद। He only played forward defense। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट टू वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज टू गो डाउन मतलब नील, एंड पुट अ चेक ऑन वनसेल्फ मतलब रिस्ट्रेंट। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट टू यूज अ क्लिक इज इन माई ब्लड। क्रिकेट तो मेरे खून में था। माई फादर वॉज अ गुड क्लब क्रिकेटर इन हिज डेज। और मेरे फादर अपने टाइम पे वो कुछ क्लब्स के मेंबर भी थे। एंड अ कीन स्टूडेंट ऑफ द गेम। और इस गेम को खेलना, सीखना, जीतने उनके खून में था। इवन नाउ वी हैव इंटरेस्टिंग डिस्कशंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। और जबकि हम लोग, मैं और मेरे फादर का गेम से रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन होता था आपस में। एंड आई हैव फाउंड हिज एडवाइस इनवैल्यूएबल इन द डेवलपमेंट ऑफ माई करियर। और मेरे करियर में उनकी जो भी सलाह थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। And as I have already said, I have the privilege of having a cricketing mother। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास एक क्रिकेटिंग मदर थी, who helped me to take the first steps in the game I have come to love। जिनकी वजह से ही मैंने पहला स्टेप इस क्रिकेट मैच, इस क्रिकेट गेम के अंदर लिया, जो कि मुझे अपने दिल से ज़्यादा प्यारा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्लिच, इसका मतलब है अ फ्रेज और ओपिनियन दैट इज ओवर यूज्ड एंड बीट्रेज अ लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट्स। कीन का मतलब एंथुजियास्टिक, जीलस, शार्प या स्ट्रॉन्ग। एक्सपेक्ट्स का मतलब अ पर्टिकुलर पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग।
इनवैल्यूएबल का मतलब एक्सट्रीमली यूजफुल, और प्रिविलेज का मतलब a special right, advantage or immunity granted or available only to a particular person or group. My uncle Madhav Mantri, अब बात करते हैं उनके अंकल की, who played for India in 4 official test, जो कि टेस्ट मैचेस में 4 टेस्ट मैच में खेल चुके थे, दो नॉट वेरी सक्सेसफुली, बहुत ज्यादा सक्सेसफुली तो नहीं, but was the force to reckon with his first class games, मगर उनको अपने गेम पे भरोसा था। रेकन का मतलब होता है बिलीव, फील, कंसिडर, रिकॉग्नाइज, प्रिज्यूम। Whenever I went to my uncle's house, my favorite pastime used to be to take out his pullovers. मैं जब भी अपने अंकल के घर जाता था तो मेरा फेवरेट पास टाइम था उनका पुल ओवर निकालना, और एंड केयरस देम विद अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग, और उसको बहुत ही प्यार से टच करना, देखना, महसूस करना। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूं, जैसे पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब समझ लीजिए क्या है। अ गारमेंट, स्पेशली अ स्वेटर और जैकेट, पुट ऑन ओवर द हेड एंड कवरिंग टॉप हाफ ऑफ द बॉडी, सिर और हाफ बॉडी कवर करने वाले कपड़े को वो पुल ओवर कहते हैं। केयरस का मतलब है अ जेंटल और लविंग टच, बहुत ही प्यार से छूते थे वो उस पुल ओवर को। और लॉन्गिंग का मतलब डिजायर, विश। क्यों डिजायर विश शब्द क्यों लिखा गया? क्योंकि उनके अंदर भी वो चाह थी वो क्रिकेट खेलने की। आई वॉज सो अट्रैक्टेड बाय द इंडिया टेस्ट पुलोवर्स, मैं उस पुलोवर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था। दैट वंस आई इवन डेयर टू आस्क हिम इफ आई कुड टेक वन सिंस ही हैड सो मेनी। एक बार तो मैंने हिम्मत करके अपने अंकल से यह भी पूछा, क्या क्या आप मुझे एक देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी है। My uncle told me that one has to sweat and earn the Indian colors, and I too should work hard to earn the distinction. और मेरे अंकल ने कहा, इसको पाने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी होगी, बहुत पसीना निकालना होगा। अगर किसी को ये पुलोवर चाहिए तो उसको मेहनत से इसको हासिल करना होगा। तो यहां पे स्वेट का मतलब है लेबर, मेहनत, और डिस्टिंक्शन का मतलब स्पेशलिटी, सुपियोरिटी। That is a lesson I have never forgotten. और यही वो लेसन है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। Looking back, I am glad that my uncle did not succumb to my childish fancy. और अगर मैं आज पास में देखता हूं तो मुझे खुशी होती है कि मेरे अंकल ने मेरी वो बचपन में वो बच्चों वाली फरमाइश को अच्छा हुआ पूरा नहीं किया। And instead taught me that there was no shortcut to the top. और उन्होंने मुझे यह सिखाया कि लाइफ में अगर सक्सेस पानी है तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त होती है। तो यहां पे स्कम का मतलब है फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स। फैंसी का मतलब है फील अ डिजायर और लाइकिंग फॉर। इंस्टेड का मतलब है एज एन ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट। I was also fascinated by the many souvenirs he had, the large number of trophies. मैं और भी बहुत सारे लोगों से इंस्पायर था, उनके पास बहुत सारी ट्रॉफीज थी। अब देखिए, फैसिनेटेड का मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड। सोवेनिर्स मतलब मोमेंटो या रिमेम्बरेंस, मेमोरी या मेमोरियल। और ट्रॉफीज अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवॉर्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस। मैं अपने अंकल के सिर्फ पुल ओवर से ही इंस्पायर नहीं था, उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज, मेडल्स भी जीत रखे थे जो मुझे इंस्पायर करते थे। What I liked more was the stamp bearing the autographs of the 1952 India and England teams. और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो ऑटोग्राफ जो कि किस पर था, एक स्टंप के ऊपर था, जो कि 1952 में इंडिया और इंग्लैंड टीम ने दिया था। एंड आई लव टू लिंगर ओवर द ऑटोग्राफ ऑफ एवरी प्लेयर। और मुझे बहुत
मैं चाहता था कि हर उस प्लेयर का ऑटोग्राफ मेरे पास हो। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑथर डू ऑन विजिटिंग हिज अंकल्स हाउस? ऑथर क्या करते थे जब वो अपने अंकल के घर जाते थे? द ऑथर यूज्ड टू टेक आउट द पुलोवर्स ऑफ इंडिया कलर बिलोंगिंग टू हिज अंकल एंड कैरीज देम फॉन्डली। वो जब अपने अंकल के घर जाते थे तो उनका पुलोवर लेते थे जो कि इंडिया कलर का था और बहुत प्यार से उसको टच किया करते थे। क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हाट डिड ही आस्क हिज अंकल वन डे? एक दिन उन्होंने अपने अंकल से क्या पूछा? ही आस्क्ड हिज अंकल वन डे इफ ही कुड हैव वन ऑफ द पुलोवर फॉर हिमसेल्फ। क्या वो एक पुलोवर दे सकते हैं उसको? व्हाट डिड हिज अंकल टेल हिम? और उनके अंकल ने क्या बोला? हिज अंकल टोल्ड हिम दैट ही हैड टू स्वेट आउट टू विन दोस पुलोवर्स। उसे मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा ऐसे पुलोवर्स को जीतने के लिए। He also told him that there was no shortcut to success। और उन्होंने यह भी बताया कि सफलता पाने में के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। Which souvenir did the author like most? The author liked most souvenir bearing autographs of Indian England teams of 1952 on a cricket stump. Pick out the words from the passage which mean the same as to fall a victim, scamp, a thing cherished as memory, souvenir. Right from the beginning, I wanted to become a batsman and I hated losing my wicket. और शुरुआत से ही मैं एक बैट्समैन बनना चाहता था और मुझे बहुत खराब लगता था जब मेरा विकेट आउट हो जाना, जब मैं आउट होना मुझे सबसे खराब लगता था। This became such an obsession with me that if the rest of the boys ever got me out, I would fight and eventually walk home with the bat and the ball. और ये प्रेशर, ये ऑब्सेशन, ये पागलपन इतना ज़्यादा हावी हो गया मुझ पे, अगर कोई लड़का मुझे आउट भी कर देता था तो मैं लड़ जाता था, अपने घर वापस आ जाता था अपना बैट और बॉल लेकर। तो ऑब्सेशन का मतलब है द स्टेट इन विच you can only think about one person or think so that you cannot think of anything else। और eventually का मतलब है in the end। This would bring the game to an abrupt and since nobody else had a ball or bat, और इस तरीके से गेम खत्म हो जाता था क्योंकि किसी और के पास बैट और बॉल था ही नहीं। तो abrupt का मतलब sudden and unexpected। The boys cursed and called me names, but the tension did not last long. We generally got on very well। वो लड़के मुझे बहुत भला बुरा कहते थे क्योंकि मेरी वजह से ही उनका गेम खत्म हो जाता था, मगर आगे चलकर धीरे धीरे चीज़ें सब नॉर्मल होने लगी। कर्स का मतलब यूज टू एक्सप्रेस अनोयंस और इरिटेशन। Among these early comrades with whom I played were the Ambe brothers, the Mandraker brothers and several others who made up our team। और ये जो लड़के थे, ये कॉमरेड का मतलब उनके कंपेनियन, उनके साथी, वो कौन कौन थे? एम्बे ब्रदर्स थे, मंड्रेकर ब्रदर्स थे जिनके साथ वो खेला करते थे। तो कॉमरेड का मतलब है अ कंपेनियन हु शेयर्स वंस एक्टिविटीज और इज अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Whenever I batted, they would decide beforehand that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not, I had to go by the majority verdict। देखिए बड़ा अच्छा इंसिडेंट उन्होंने बताया। मैं जब भी बैटिंग करता था तो वो सारे लड़के क्या डिसाइड कर चुके होते थे कि वो किसी एक बॉल पर सभी लोग मिलकर अपील करेंगे और मुझे मेजॉरिटी का डिसीजन मानना होगा, जो सब लोग बोलेंगे वही मुझे मानना होगा। तो वर्डिक्ट का मतलब है डिसीजन, जजमेंट। वी ऑफन प्लेड मैचेस अगेंस्ट टीम्स मेड अप ऑफ बॉयज लिविंग इन द नेबरिंग बिल्डिंग एंड देयर वाज ट्रिमेंडस इंटरेस्ट इन द ट्रॉफीज एज वी कॉल देम। तो हमारे मोस्टली मैच हमारे बगल वाली नेबरिंग बिल्डिंग के लड़कों के साथ होते थे और हम लोग का इंटरेस्ट क्या था कि जो भी जीतेगा उसे ट्रॉफी मिलेगी।
तो ट्रिमेंडस का मतलब वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल और इंटेंसिटी. These trophies were small white metal cups for which we all contributed and bought for as little as rupees 1.50. और ये जो ट्रॉफीज थी ये व्हाइट मेटल की हुआ करती थी जिसको हम सब ने पैसा मिलाकर खरीदा होता था, जैसे कि ₹1.50. कुछ क्वेश्चन है जैसे कि विच थिंग डिड द ऑथर हेट मोस्ट. ऑथर को सबसे ज्यादा नफरत की चीज से थी. द ऑथर हेटेड लूजिंग हिज विकेट, उन्हें आउट होने से थी. और ऑथर कौन? सुनील गावस्कर. What would another do on getting out in the match? He would walk away with the bat and the ball on getting out. वो अपना बैट बॉल लेके वापस चले जाते थे. How did the boys react to the author's bringing the game to an end? The boys reacted by calling him names. अलग अलग नामों से बुलाते थे. आप कह सकते हैं abuse. As he brought an end of the match, क्योंकि उनकी वजह से मैच खत्म हो जाता था. How did the boys tackle the author? फिर उसे कैसे टैकल करते थे? They would appeal in a chorus at some particular ball and the author had to go knowing the general verdict against him. सब लोग एक ही बॉल पे अपील करते थे और ऑथर को मेजॉरिटी का जजमेंट, डिसीजन मानना होता था. Pick out 2 words from the passage which mean the same as decision, मतलब verdict, and having a fad or something like obsession. तो हमारा पहला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. मैंने आपको एक एक शब्द का मतलब बताया, चैप्टर का मतलब बताया, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे आंसर देने हैं, आज हम लोगों ने वो भी शेयर किया. अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉल अस. हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय.